गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों ने पिछले वीडियो में आप नियमानुसार तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा। कुछ लोग पढ़ रहे हैं, अपने दायित्व को, अपने गार्जियन के दायित्व को समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पहले की तरह आज भी लापरवाही भी कर रहे हैं। तो हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, आपकी जो भी इच्छा जैसा भी करें, ठीक। लेकिन भले ही हम स्वतंत्र भारत में हैं, लेकिन हमें पूर्ण से स्वतंत्रता नहीं है। हम भी इस देश के संविधान के अनुसार जो भी नियम कानून बने हैं, उन सभी कानूनों में हम जकड़े हुए हैं और हमें उसका पालन भी करना चाहिए। जैसे आप लोग क्लास में होते हो, तो क्या आप लोग क्लास में स्वतंत्र होते हो? नहीं। क्लास के अंदर आपको एक निश्चित नियमों के अंतर्गत क्या कर दिया जाता है? जकड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है कि आप स्कूल के नियमों का, क्लास के नियमों का पालन करें, वो आप करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब आप स्वतंत्र तो हैं ही, लेकिन अगर आपसे कुछ कहा जा रहा है, कोई आपको कह रहा है, तो उनकी बातों को भी थोड़ा बहुत मानना चाहिए, अगर मानने लायक हो तो। अब आपसे लोग इंटर में पहुंच गए हैं, तो आप लोग भी अपना अच्छा और बुरा सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने को कहे थे, कुछ तत्वों का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बता दिया था। कुछ तत्वों को हमने कहा था कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा, और हम ज़्यादा नहीं, आपको केवल 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने को कहे थे। लेकिन कोई भी ऐसा छात्र नहीं रहा जिसने परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया हो और सेंड किया हो, किसी ने भी नहीं। तो इससे यही समझ में आता है कि आप लोग पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अगर पढ़ाई करते, हम नहीं जानते कि आपको हर टॉपिक अच्छा लग रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी टॉपिक होते हैं जो कुछ लोगों को समझ में आता है, और जिसको वो टॉपिक समझ में आ जाता है, उसके बारे में सोचने विचारने लगता है और करता है। तो कुछ टॉपिक आपको भी समझ में आना चाहिए, आ भी रहा होगा और आएगा भी। कब आएगा? जब आप उसके प्रति सचेत रहेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं जानने का प्रयास करेंगे तो कोई बात ही नहीं। चलिए ठीक, जो भी है आगे हम देखते हैं। हम आपको क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहे थे, और यही से मैंने आपको थोड़ा सा चर्चा भी किया था N+L का नियम, N+L का नियम, ठीक है। तो ये N+L का नियम जानने से पहले एक बार फिर से हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते हैं। किसका? क्रोमियम का। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24 होता है। क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लेकर के अपवाद भी है, ठीक। देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं क्रोमियम का। कीजिएगा, आपको तो याद हो गया होगा कि किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाएगा और किस में उसके बाद, किस उपकोष में उसके बाद में भरा जाएगा। आप बाबू ने तो बताया कि हम इलेक्ट्रॉनों को क्रम से निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर के ऑर्बिटलों में भरते हैं। आपको हम क्रम बता दिए थे। अगर आपको क्रम याद ना हो तो उसके लिए हमने आपको एक आरेख भी बताया था। वो आरेख खींच आप लोगों ने आरेख बनाया भी था, और उससे हम कहते क्रम जितना भी चाहे उतना आप क्रम बना सकते हैं, कर सकते हैं ना, ठीक। एक बार फिर से हम देखते हैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s2 पहला उपकोष आपका यही होता ना, 1s। उसके बाद क्या आता है? 2s। उसके बाद क्या आता है? 2p। 1s 2s 2p। उसके बाद आपका 3s
उसके बाद आपका 3D, उसके बाद आता है 4s। आगे जो भी होगा आप जानते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सब क्रम आपको बताए थे कैसे याद करना, कैसे लिखना है। आपको इसमें इलेक्ट्रॉन भर देना, कुछ नहीं करना है। आपको बताया गया यस जहां कहीं पर देखिए, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप हमेशा 14 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे, आप इलेक्ट्रॉनों को ध्यान रख करके ही भरोगे। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन 5 भरने हैं और हम केवल डी में ही 10 इलेक्ट्रॉन दिखा दें, आपका आंसर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन विन्यास बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो हो गया 2 2 6 2 6। अब देख लेते हैं कितना का, 24 का करना है। तो 2 तो 4 6 10 12 6 18 18 को 20 20 5 25 20 4 24 20 4 24। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया किसका, ये इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया क्रोमियम का। किसके इलेक्ट्रॉन विन्यास है, क्रोमियम का। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, हम n+l का नियम आपको बता देते हैं। n+l का नियम आप यहाँ पे लागू करते हैं। आप देखो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए कि ये पहले दोनों इलेक्ट्रॉन ये भी सही है, उसके बाद वाला जो आपको वो भी सही है। लेकिन देख लीजिए यहाँ पे आप n+l का नियम, जहां पे आप जानते हैं आप n क्या है, n क्वांटम संख्या है और n क्या है, वैलेंसी क्वांटम संख्या है। तो आप पहले 3D के लिए याद कर लीजिए, 3D के लिए n+l, 3D के लिए n+l बराबर क्या लिख सकते हैं आप। देखिए इसके लिए क्या है, जो यहाँ पे उपकोष के लिए जो भी संख्या लिखा गया है वही क्या आपका n का मान, तो यहाँ पे n हो गया। और d के लिए आप जानते हैं d क्या होता है, s के लिए 0, p के लिए, d के लिए क्या होता है 2 होता है। तो मान कितना आ गया, 5 आ गया। 3D के लिए n+l का मान कितना आया, 3D के लिए n+l का मान आया 5। 3D के लिए n+l का मान कितना आया, 5 आया। हम 4s के लिए याद कर लें, 4s के लिए n+l का नियम हम लागू करते हैं। 4s के लिए यहाँ पे n का मान कितना है, 4 है और s का मान कितना है, 0। कितना आ गया, 4 आ गया। तो जिस किसी भी उपकोष के लिए, जिस अंतिम दो, जो भी अंतिम में 2 उपकोष हो, जिस किसी भी उपकोष के लिए n+l का, जिन 2 उपकोषों के लिए आप n+l का नियम लागू कर रहे हो, जिसमें n+l का मान कम आएगा इलेक्ट्रॉन पहले उसी में भरेंगे। इलेक्ट्रॉन आप पहले किसमें भरोगे, जिसके लिए n+l का मान कम होगा उसमें आप इलेक्ट्रॉन पहले भरोगे, ठीक। तो बताओ यहाँ पे आप 4s के लिए n+l का मान निकालें, कितना आया, 4 आया। और 3D के लिए आपने n+l का नियम लागू किया तो कितना आया, 5 आया। 5 आएगा। बताओ 4 बड़ा है कि 5 बड़ा है, आप जानते हैं कि कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, 4 छोटा है ना। तो जिसके लिए मान कम होगा n+l का, उसमें इलेक्ट्रॉन आप क्या करोगे, पहले भरोगे। तो आप पहले किसको लिखोगे, आप पहले लिखोगे 4s को, क्या लिखोगे, 4s को। उसके बाद किसको लिखोगे, 3D को। 4s ने आपने कितने इलेक्ट्रॉन भरा, 4s ने आपने 2 इलेक्ट्रॉन भरा, d ने कितने इलेक्ट्रॉन भरा, 4 इलेक्ट्रॉन भरा। कंफर्म, ये था आपका n+l रूल, ठीक। लेकिन यहाँ ये भी तो कंडीशन आ सकता है कि अगर n+l दोनों का मान बराबर हो, किसी उपकोष के लिए अगर n+l का मान क्या हो, बराबर हो। जैसे मान लो यहाँ पे आपने क्या लिखा, 3D लिखे हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 4p, कितना लिख दें, 4p लिख दें। तो 3D के लिए n+l का मान कितना आया, 5 आया। लेकिन 4p के लिए n+l का मान कितना जाएगा, आप जानते 4 है, n का मान 4 है ही, p के लिए क्या हो जाएगा, s के लिए 0, p के लिए 1 होगा। तो इसका भी मान कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। तो जब 2 कोषों के लिए n+l दोनों का मान क्या होगा, n+l दोनों के लिए समान होगा, बराबर मान आएगा। तो आप उस उपकोष में पहले इलेक्ट्रॉन भरोगे, उस ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन पहले भरोगे जिसके लिए n का मान क्या होगा, जिसके लिए n का मान कम होगा, ठीक। जिसके लिए n का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन आप क्या करोगे, पहले भर दोगे। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे n का मान क्या है, d के लिए n का मान कितना 3 है और यहाँ पे p के लिए n का मान कितना 4 है। तो 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है ना।
तो इलेक्ट्रॉन आप उसमें भरोगे जिसके लिए मान क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे डी के लिए मान 3 ही है, तो आप इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरोगे, तब उसके बाद 4p में भरोगे। क्लियर? तो ये था आपका N+L रूल, और आपने इलेक्ट्रॉन विन्यास किया क्रोमियम का। ठीक, आपने इलेक्ट्रॉन विन्यास क्रोमियम का तो किया, लेकिन किस नियम के अनुसार किया है, आप बाउ नियमानुसार किया है, लेकिन इसका सही इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं है, अपवाद है ये, आप बाउ नियमानुसार है, इसके सही इलेक्ट्रॉन विन्यास हम करते हैं। तो देखिएगा कैसे किया जाता है इलेक्ट्रॉन विन्यास। यहाँ पर देखिए 4s लिखा गया ना, यहाँ पे क्या लिखा गया, 3d लिखा गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक, आपको N+L नियमानुसार भी बता दिया गया कि बाद में इलेक्ट्रॉन इसलिए भरा जाएगा। और आप जानते हैं जो कोष जितनी दूरी पर होगा उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। आप बता सकते हो 3D और 4s में किसकी ऊर्जा स्तर ज्यादा है, 3D की ऊर्जा स्तर ज्यादा है ना। तो अगर हम देखें 4s की बात कर ले, ये आपका 4s2 है और ये आपका क्या है 3D। आप जानते हैं डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये पांचों ऑर्बिटल हमने बना दिया, ठीक है, 5 ऑर्बिटल हो गए। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 3d4 यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर 4s2 दिया गया। आप जानते हैं किसी ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, किसी ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरना, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर सकते, भरे भरो लेकिन 3 नहीं भर सकते आप, इसमें हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे आप, 4 इलेक्ट्रॉन भरोगे। कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए ना, भर दिया। अब देखो आपको बताए थे आधा भरा हुआ ऑर्बिटल और पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल चाहे इस रूप में रहना चाहते हैं, ऑर्बिटल इस रूप में रहना चाहते हैं या इस रूप में रहना चाहते हैं। ठीक, ऑर्बिटल चाहे इस रूप में रहे या इस रूप में रहे। एक अर्धभरित ऑर्बिटल है, एक ऐसा ऑर्बिटल है अर्धभरित ऑर्बिटल है, और ये कैसा है, पूर्ण भरित ऑर्बिटल है। आधे भरे हुए ऑर्बिटल भी क्या होते हैं, आधे भरे हुए ऑर्बिटल भी अस्थायी होते हैं, लेकिन अर्ध रूप से अस्थायी होते हैं। पूरे हुए भरे ऑर्बिटल अस्थायी होते हैं, पूर्ण रूप से अस्थायी होते हैं। ठीक, तो ऑर्बिटल चाहे इस रूप में रहना चाहेंगे और चाहे इस रूप में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऑर्बिटल किस रूप में आना चाहेगा, इस रूप में आना चाहेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन को लेकर के चाहे इलेक्ट्रॉन को दे करके। तो ये क्या करेगा, अगर दे इलेक्ट्रॉन तो 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना, तब जाकर के किस रूप में आ जाएगा, अस्थायी रूप में होगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तब भी वो अस्थायी हो जाएगा, लेकिन नहीं 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने से ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु से ले लेगा, किसी दूसरे ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। तो यस का एक इलेक्ट्रॉन कूद करके, यस का एक इलेक्ट्रॉन कूद करके कहां पे चला जाता है, आपका डी में चला जाता है, जिससे क्या हो जाता है, मूल रूप मतलब अर्ध रूप से अस्थायी रूप में आ जाता है। क्यों चला गया, क्योंकि आप जानते हैं इसकी ऊर्जा स्तर ज्यादा है, इसकी ऊर्जा स्तर कम है। इसके पास 5 ऑर्बिटल है, इसके पास मात्र 1 ऑर्बिटल है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास मात्र 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसकी ऊर्जा स्तर ज्यादा है। इसलिए क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जिससे किस रूप में आ जाता है, अर्ध रूप से अस्थायी रूप में आ जाता है। ठीक, तो इसका सही इलेक्ट्रॉन विन्यास आपका यही हो गया, आपका सही इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा कि आपका सही इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। इसका एक इलेक्ट्रॉन कहां पे चला गया, 3d में, 3d5। ये वास्तविक इलेक्ट्रॉन विन्यास है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन विन्यास है, वास्तविक इलेक्ट्रॉन विन्यास है। और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन विन्यास है, ये बाउ नियमानुसार इलेक्ट्रॉन विन्यास है। ये सही इलेक्ट्रॉन विन्यास है और ये बोरबरी के अनुसार बाउ अनुसार किया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास है समझ में। इसी तरह से हमने आपको
कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास भी कहा था करने के लिए, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास हम कर लेते देख लेते हैं। ठीक है, कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास करो आप सब। कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास है, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29। 29 का आप इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिए, क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और 3d जो भी होगा देखते हैं। 2 4 6 2 12 6 18 2 20 हो गया और 10 30। ये हो गया किसका? 32 से करना है ना 30 का। आपको क्या करना है? 29 के इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा 29 के इलेक्ट्रॉन विन्यास से। ठीक, 2 4 6 10 12 6 18 20 9 29। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया किसके अनुसार? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है अफबाउ के अनुसार। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है? नहीं ना। वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? आप आधा भरा और पूरा हुआ ऑर्बिटल देख सकते हैं, देख सकते हैं ना। यहाँ पे 9 ऑर्बिटल है, 9 इलेक्ट्रॉन है। डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9। यस में कितना है? 2। आप जान चुके आधा भरा हुआ ऑर्बिटल और पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल। इसकी ऊर्जा स्तर भी ज्यादा है, इसकी ऊर्जा स्तर भी ज्यादा है, इसलिए क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। आप दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं? लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। इसका एक इलेक्ट्रॉन पूर्ति चला जाएगा कहाँ पे? 3d में, 3d10 हो गया ना। ये सही इलेक्ट्रॉन विन्यास है। ये अफबाउ के अनुसार इलेक्ट्रॉन विन्यास और ये सही इलेक्ट्रॉन वास्तविक इलेक्ट्रॉन विन्यास। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ना यहाँ पे यस में कितना ऑर्बिटल है? 4s में कितना ऑर्बिटल है? 4s में केवल एक ऑर्बिटल है और कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये तो भरेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें कौन सा ऑर्बिटल है? डी ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? डी ऑर्बिटल है ना। डी ऑर्बिटल में आप देख सकते हो कितने ड्यूक पोस्ट में आप देख सकते हो कितने ऑर्बिटल है। ड्यूक पोस्ट में कुल 5 ऑर्बिटल है और इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं? 9 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? आप इलेक्ट्रॉनों को भरिएगा, भरना आप जानते हैं कि कितना से कितने इलेक्ट्रॉन को हम क्रम से भरते हैं। पहले हम सभी ऑर्बिटलों में 1 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। पहले हम सभी ऑर्बिटलों में 1 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। सभी ऑर्बिटलों में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया गया। उसके बाद हम फिर पहले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 कितना हो गया? 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, ये क्या चाह रहा है? ये भी अपने आप को पूर्ण रूप से अस्थायी रूप में लाना चाह रहा है। किस रूप में लाना चाह रहा है? पूर्ण रूप से अस्थायी रूप में लाना चाह रहा है। इसलिए पूर्ण रूप से अस्थायी रूप में लाने के लिए आप जानते हैं इसकी ऊर्जा स्तर ज्यादा है, इसलिए क्या करेगा? अपने बगल वाले ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसकी ऊर्जा स्तर इससे कम है, यस की ऊर्जा स्तर डी से क्या है? कम है। इसलिए डी क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन यस से ले लेता और इसकी ऊर्जा पूर्ण रूप से अस्थायी रूप में आ जाता है। इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास में 4s1 3d10 हो गया। ठीक, तो आपने कॉपर और क्रोमियम का भी इलेक्ट्रॉन विन्यास देख लिया। इन दोनों में अपवाद था, और भी तत्वों और भी अपवाद है, जैसे चांदी में भी अपवाद है, पैलेडियम में भी अपवाद है। इन सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ नियमानुसार नहीं किया जा सका। इनमें भी क्या अपवाद, मतलब किया जा सका, लेकिन इनमें भी क्या अपवाद है। ठीक है, ये हो गया। आगे तो यन+यल नियम भी आपको समझ में आया। जहां पर आपको दिक्कत हो रही है कहां पे इलेक्ट्रॉन हम पहले भरे कहां पे बाद में भरे, तो आप यन+यल नियम लागू कर लें। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। तो आप अधिकांशतः जो भी तत्व हैं, जो भी परमाणु हैं, उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। आधा भरा हुआ ऑर्बिटल भी जाने आप, पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल भी जाने। परमाणु अपने आप को अस्थायी रूप में लाना चाहते हैं, अर्ध रूप से अस्थायी रूप में लाना चाहते हो, पूर्ण रूप से अस्थायी रूप में लाना चाहते हैं। किस कंडीशन में? चाहे इलेक्ट्रॉन को दे करके, इलेक्ट्रॉन को ले करके। जैसे अगर देखना यहाँ पे भी देख सकते हैं, मान लेते हैं कोई ऑर्बिटल है
ट्यूब कोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। ठीक, ऐसा इसमें 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, हम लिखते हैं P4। P में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, यहाँ पर दिखा दे, जैसे यहाँ पर दूसरा दिखा देते हैं, यदि आपका ट्यूब कोष है, इसमें दिखा दे 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दे? 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दे। ये 3 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ठीक, आप जानते हैं, इसमें आपको बताना नहीं कुछ, कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? माइनस चार्ज। एक ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोनों पर माइनस चार्ज ही तो होता है, और जब माइनस चार्ज होता है, आप जानते हैं समान प्रकार के आवेशों के बीच में क्या होता है? समान प्रकार के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। समान प्रकार के आवेशों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम कहें इसमें से इलेक्ट्रॉन, P4 में से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी कि P3 में से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी। ठीक, तो आपको याद होना चाहिए, आपको भी हम बताते हैं किसमें ऊर्जा ज्यादा लगेगी। आपको इसमें से P3 में से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी। ठीक, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ये अर्ध रूप से अस्थायी रूप में है। ये किस रूप में है? अर्ध रूप से अस्थायी रूप में है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जबकि इसमें हम कम ऊर्जा देकर के इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन पहले निकलेगा? पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? जो सबसे बाहर होगा, बाद वाला इलेक्ट्रॉन तो निकलता है। आप जानते हैं यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो भी होगा वही तो निकलेगा। तो चौथा इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पे है? यहाँ पे है ना? नहीं, चौथा इलेक्ट्रॉन आपका नहीं है, ये आपका तीसरा इलेक्ट्रॉन। आपका पहला इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा, चौथा इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे है ना? ये भी आप जानते हैं, जब समान प्रकार का आवेश मिलते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, और जब प्रतिकर्षण होगा तो यहाँ पर हम थोड़ी सी भी ऊर्जा दे दें तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ठीक, जिससे किस रूप में आ जाएगा? जिससे इस रूप में आ जाएगा, अर्ध रूप से अस्थायी रूप में आ जाएगा। ठीक, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, P3 में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगेगी, जबकि P4 में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कंफर्म? ठीक, लेकिन अगर यहीं पर ऐसा बना होता तब आप कहते किसने इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी, तब भी आप कहोगे अभी पूर्ण रूप से अस्थायी रूप में आ गया। किस रूप में आ गया? पूर्ण रूप से अस्थायी रूप में आ गया। इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा लगेगी, बहुत ज्यादा ऊर्जा लगेगी, जबकि इसमें से हम कम ऊर्जा देकर के इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। तो आप कम से कम आधा भरा हुआ ऑर्बिटल और पूरे भरे हुए ऑर्बिटल के महत्व के बारे में जाने। ठीक है, सभी परमाणु अपने आप को अस्थायी रूप में लाना चाहते हैं, चाहे अर्ध रूप से या पूर्ण रूप से, चाहे इलेक्ट्रॉनों को दे करके इलेक्ट्रॉनों को ले करके। हो जाएगा? चलिए ठीक, तो आप सभी लोग ये जाने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना परमाणु का जाने आप बाउल नियम के अनुसार। तो आज आप सभी लोग, आपका होमवर्क यही है कि कम से कम आप सभी लोग 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों को, मतलब उनका संकेत लिखिएगा, प्रमाण क्रमांक लिखिएगा, और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप क्रम से कीजिएगा। ठीक है, इतना काम आप लोग आज करेंगे। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम जाने कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगभग समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया गया, साथ ही साथ आज हम आपको आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते हैं। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम बात करते हैं आपसे आयन किसे कहते हैं। आयन तो आप जानते होंगे। आयन मतलब जब किसी परमाणु पर प्लस या माइनस चार्ज उपस्थित होता है, जब किसी परमाणु पर कैसा चार्ज उपस्थित हो, चाहे प्लस चार्ज उपस्थित हो या माइनस चार्ज उपस्थित हो, वही क्या कहते हैं? आयन कहलाते हैं। आप लोगों ने परिभाषा पढ़ा, व्यवस्थित परिभाषा पढ़ा होगा, विद्युत आवेश युक्त, विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आप क्या कहते हो? आयन कहते हो। विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हो? आयन कहते हो। जिस पर धन आवेश होता है उसे आप धनायन कहते हो, और जिस पर ऋण आवेश होता है उसे आप क्या कहते हो? ऋणायन कहते हो। ये बात आपको बताना नहीं, आप जान रहे हैं।
लेकिन वो आवेश आता कहाँ से है? आप जानते हैं जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है। ठीक, जो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर प्लस चार्ज, और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है। ठीक, तो ये हो गया। अगर हम देखें जैसे यही लिखा जाए, सोडियम लिखा जाए, सोडियम और सोडियम प्लस में कुछ अंतर है कि नहीं? अंतर है। इसका मतलब ये कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है जिससे सोडियम का धनायन बना लिया। मतलब कोई भी परमाणु जितना भी इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतना उस पर प्लस चार्ज लगा होता है। जैसे देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या होगा? मैग्नीशियम 2+, मैग्नीशियम 2+। इसका मतलब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। मैग्नीशियम में कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा? 2 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 3+। इसका मतलब एल्युमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। त्याग दिया ना? तो आप धनायन और ऋणायन जान रहे हैं। आप जानते हैं इसका परमाणु 11, इसका 12, इसका 13 है। ये तो जानते हैं। इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा है? 3। इसने कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा है? इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। इसने कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। ठीक, तो कोई भी परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतना उसमें प्लस चार्ज आ जाता है। आप इन सबका इलेक्ट्रॉन विन्यास करना जानेंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, जो भी इन सबका इलेक्ट्रॉन विन्यास करना आप जानते हैं, जानते हैं ना? ठीक, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास हम आपको बताते हैं। इनका भी इलेक्ट्रॉन विन्यास आप जान चुके हैं। बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। कितना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया? 1 इलेक्ट्रॉन। बचा कितना? 10 इलेक्ट्रॉन बचा। कितना बचा? आप 10 के इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया 10 का, ये भी 10 इलेक्ट्रॉन, 10 के इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है सबका, तो हो जाएगा ना? बस आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 हो गया इलेक्ट्रॉन विन्यास। 2 4 6 10 के इलेक्ट्रॉन विन्यास करना था। इसी तरह से इन सबका भी इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। तो आप किसी भी धनायन के इलेक्ट्रॉन विन्यास कर सकते हो ना? ठीक, तो आज हम दिखाते हैं आपको एकाक तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास करके दिखाते हैं। जैसे Fe2+ का इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिए आप लोग। यहां लिखते हैं स्कैंडियम Sc, या लिखते क्रोमियम लिखते हैं क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+। इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास आप करोगे तो क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा ना? ठीक, जैसे अगर देखिए यहाँ पे क्रोमियम 3+, आप जानते हैं क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24। ये कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा? 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तभी तो बनाया होगा Cr3+, तभी तो बनाया है। लेकिन यहां पर हम देखें मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन निकला है, कहां, किस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकला है, ये भी तो नहीं जानना है। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे बाह्यतम कोष से निकलता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस कोष से निकलेगा? सबसे बाहर वाले कोष से। जैसे आप जानते हैं नाभिक होता, नाभिक के बाद कोष से कक्षाएं होती ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? ये नाभिक का है। क्या पहले इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा? नहीं, पहले कोष से नहीं निकलेगा। जो सबसे बाहर का कोष होगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा। ठीक, जब वहां से इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा तो उसके बाद उससे अंदर वाले कोष से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ होगा। ये भी आप लोग जाने, नहीं तो आप कहीं से भी 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कम कर दो, तो आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पहले मैं आपको क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास बताते हैं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास आप जान चुके ना? क्रोमियम 24 के इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास है, सही इलेक्ट्रॉन विन्यास, वास्तविक इलेक्ट्रॉन विन्यास है। 2 4 17 12 16 18 5 3 6 24 हो गया। इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया क्रोमियम का। अब आपको क्या करना है? क्रोमियम 3+ निकालना ना, Cr3+। अब बताओ कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन। बताओ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन
एकदम लास्ट वाले कोष से निकलेगा ना। अंतिम कोष आपका कौन सा है? अंतिम कोष आपका चौथा कोष शुरू हो गया है, 4s लिखा गया, मतलब चौथा कोष शुरू हो गया। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कोष समाप्त हो जाएगा ना, एक कोष समाप्त हो गया। फिर उसके बाद क्या बचेगा? उसके बाद डी में कितना इलेक्ट्रॉन बचा? आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, बचे क्या गया? 3d3। क्या बचेगा? 3d3। तो हो गया आपका क्रोमियम 3+ के इलेक्ट्रॉन विन्यास, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब आप 4s नहीं लिखोगी क्योंकि 4s ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक यहां से निकला और 2 इलेक्ट्रॉन डी से भी निकलेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? डी से भी निकलेगा। तो आप दिखा सकते हो कितना? 3d3। ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। ऐसा समझ में? ऐसा नहीं आप बोलोगे कि यहाँ पे डी आप लास्ट में देखो लिखा हुआ है, तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप निकाल दो, यहाँ पे आप 4s2 3d2 लिखो, आपके इलेक्ट्रॉन विन्यास गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप सबसे बाहर कोष से इलेक्ट्रॉन, भले पहले लिखा गया लेकिन सबसे लास्ट का कोष है, आप इसे लास्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, उसके बाद जितना इलेक्ट्रॉन और त्याग रहा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे। ठीक, अगर यही से आप मतलब कोई भी तत्व दिया जाए और कहा जो बताओ उसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी आप जानते हैं। अगर हम कहें क्रोमियम में बताइए कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, आप बता सकते हो? बताइए क्रोमियम में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, बता सकते हो ना? देख सकते हो क्रोमियम में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। आपने क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास किया ना, 4s1 3d5 किए हैं। यस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यस में मात्र एक इलेक्ट्रॉन है, 4s1। यस में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। और डी कोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? डी कोष में आप जानते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी कोष में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा गया है? 5 इलेक्ट्रॉन भरा गया है। 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो 5 इलेक्ट्रॉन आप भरोगी, तो क्या आप इलेक्ट्रॉन ऐसे भरोगी? गलत हो जाएगा ना। आपको इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम बताए थे कि सभी ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भर दिया गया, भर दिया गया ना। अब गिन सकते हो कि यहाँ पे कुल कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? गिन सकते हो ना? एक इलेक्ट्रॉन इसमें, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें, कुल 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? कुल 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ऐसा समझिए। ठीक, तो आप क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बता दिए, आप हमें भी बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तभी आपको पता चल रहा है क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया। तो आप बताइएगा क्रोमियम 3+ में, आप इतना नोट भी कर लीजिएगा, क्रोमियम 3+ में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? क्रोमियम 3+ में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम ऋणायन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। अभी हम आपको धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान चुके, और ज्यादा कुछ बचा नहीं इस चैप्टर में। लगभग एक चैप्टर खत्म होने के कगार पर है, खत्म हो चुका है। हम आपको कहे थे कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा ले जाएंगे, बता देंगे, उसके बाद में एक बार पुनः आप सबको क्वांटम संख्या बताएंगे। तो कल हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा क्वांटम संख्या, और जो कुछ बचा होगा उसको लेकर के। अगर आप सभी लोग हमारा सभी वीडियो देख रहे हैं, आपको पता होगा कौन सा टॉपिक छूटा हुआ है, उस टॉपिक को बताइएगा, उससे संबंधित भी वीडियो बना दिया जाएगा, आप लोग पढ़ें। धन्यवाद।